नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। देश में इस वक्त राजनीतिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। हर चैनल पर आप एक ही मुद्दे की बात बार बार देखते रहते हैं और इस बीच में कुछ इम्पॉर्टेंट खबरें ऐसी होती हैं जो हम लोग मिस आउट कर जाते हैं। इनफैक्ट ये खबरें हम तक पहुंचाई ही नहीं जाती हैं, कहीं एक कॉर्नर में एक छोटी सी टिप्पणी बनकर रह जाते हैं। तो आज के कार्यक्रम में मैं ऐसी ही एक ज़रूरी खबर के बारे में जिक्र करूंगा और आपको उस बारे में डेटा दिखाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले जून 25 को अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ द सी फारर मनाया गया। ये उन लोगों के सम्मान में है जो लोग शिप्स पर, नावों पर नौकरी करते हैं, जिसे हम मर्चेंट नेवी के नाम से भी कॉमनली जानते हैं। करीब एक हफ्ता पहले 19 जून को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक ब्रीफिंग छपी थी। इस प्रेस ब्रीफ में रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय नौसेना का स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तलवार अब भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा करने के लिए खाड़ी में भेज दिया गया है। भारतीय नौसेना ने खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखकर ऐसा कदम लिया है। भारतीय नौसेना ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन संकल्प दिया है और इसके साथ ही 3 साल से लगातार नौसेना खाड़ी में अपने युद्धपोत भेजती रही है। अब ऐसी क्या वजह है कि भारत को अपना इतना एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट खाड़ी में भेजने की ज़रूरत पड़ गई? आईएनएस तलवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले एरिया में भेजा गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये जो नैरो पैसेज है जो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को जोड़ता है, उस इलाके को बोलते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की मिनिमम विड्थ करीब 40 किलोमीटर है। इसकी एक और बंदर अब्बास का शहर है जो कि ईरानियन नेवी का बहुत बड़ा बेस है। साथ ही में कोई 500 किलोमीटर दूर बहरीन में यूएस की 5th फ्लीट का ये बड़ा बेस है। तो ये पूरा पर्शियन गल्फ जो है वो फुली मिलिटराइज जोन है। यहाँ पे कई देशों की मिलिट्री नेवीज ऑपरेट करती हैं। आईएनएस तलवार भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑपरेट करेगा और जो भारत में की तरफ आने वाले मालवाहक जहाज हैं उनको ये अकम्पनी करेगा। अब पर्शियन गल्फ में भारत की तरफ आने वाले जहाज़ों को क्या खतरा बना हुआ है, इसी बारे में मैं अब आपको डिटेल में बताऊंगा। जब भी हम सी पायरेट्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में एकदम से सोमाली पायरेट्स आते हैं, लेकिन फिलहाल जो पायरेसी हॉटस्पॉट्स हैं वो पहला पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी वाला इलाका है और दूसरा जो सबसे बड़ा जहां अभी पायरेसी चल रही है वो गल्फ ऑफ गिनी है जो कि वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट है, घाना, आइवरी कोस्ट वाला इलाका। ये एडवाइजरी यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने इश्यू की हुई है। सोमाली पायरेट्स का खतरा अब बिल्कुल कम हो चुका है। लगता है वो लोग ये इलाका छोड़ के अब वेस्टर्न अफ्रीका पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। इसका मेन रीज़न ये रहा है कि वहाँ पर नेवल प्रेजेंस सभी देशों ने बढ़ा दी थी और उन लोगों को उसमें अब फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि भारत का केवल एक ही शिप सोमाली पायरेट्स ने हाईजैक किया था जो कि एक बड़ा छोटा कार्गो जहाज था। वो कुछ दिन 7-8 दिन के लिए उन्होंने क्रू को बंदी बना के रखा और फिर यूएस के एक वॉरशिप ने उनको छुड़ा लिया था। बाद में हाईजैकर्स को 7 साल की सज़ा कीनिया में सुनाई गई थी। 2011 में एक स्टडी हुई थी, उसमें ये अनुमान लगाया गया था कि सोमाली पायरेट्स की वजह से कितनी एडेड कॉस्ट पड़ जाती है प्रोडक्ट के ऊपर। इस स्टडी के अनुसार करीब $7 बिलियन सालाना खर्च होते थे पायरेसी की वजह से। इसमें कई फैक्टर्स थे। एक तो जहाज़ तेज़ चलने लगते थे तो फ्यूल कंजम्पशन बढ़ता था, मिलिट्री कॉस्ट थी सरकारों के लिए, जहाज सिक्योरिटी गार्ड लेके चलते थे, रीरूटिंग, इंश्योरेंस, रैंसम्स इसमें बहुत ही एक छोटा फिगर था और काउंटर पायरेसी
ऑपरेशंस इत्यादि। कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट करीब 20% थी इस $7 बिलियन की, और ये कॉस्ट एंड कंज्यूमर ही चुकाता था, जो हम आप जैसा जहाँ पे भी जिस भी देश में ये प्रोडक्ट जाते थे उसमें ये कॉस्ट ऐड हो जाती थी। 2011 के बाद जो सरकारों ने मिलकर जितने भी एफर्ट्स किए हैं एंटी पायरेसी के लिए, उसकी वजह से कई चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले तो हाईजैकिंग रेट में बहुत कमी आई है, दूसरा रैंसम जैसे मैंने कहा बहुत कम हो गया है, और तीसरा इसका जो इफेक्ट जो भारत के लिए हुआ है कि पायरेट्स जो हैं वो ईस्टवर्ड आने लगे, यानी कि सोमाली कोस्ट से छोड़कर वो अब एडन, गल्फ ऑफ ओमान इस तरफ को आने लगे हैं। एक तो पायरेट्स की अवेलेबिलिटी इस इलाके में बढ़ने लगी, और दूसरा कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से भारत को खतरा बढ़ने लगा है। भारत के ट्रेड के बारे में मैं आपको दो चीज़ें और बताऊंगा। सबसे पहला तो ये है कि भारत का 85% जो तेल है या पेट्रोलियम है वो इम्पोर्टेड है, उसमें से 62% के करीब जो ऑयल है वो गल्फ रीजन से आता है। दूसरा, इंडिया का 40% जीडीपी का वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड से बनता है, और इसीलिए मर्चेंट नेवी का रोल बहुत ही अहम है और उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि दुनिया में कितने मालवाहक जहाज़ हैं और कितने मर्चेंट नेवी के स्टाफ हैं दुनिया में, और भारत का उसमें क्या शेयर है। ये डेटा मैंने यूनाइटेड नेशंस काउंसिल ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट से लिया है जनवरी 1, 2021 को। दुनिया में 53,973 टोटल नंबर ऑफ कार्गो शिप्स थे, उसमें से चाइना का शेयर सबसे बड़ा था 7,318। जहाँ तक मर्चेंट शिपिंग का सवाल है, दुनिया के टॉप 10 देश हैं ग्रीस, जापान, सिंगापुर, जर्मनी, इंडोनेशिया, नॉर्वे, यूएस, रशिया और हांगकांग। ये कुल मिलाकर टोटल फ्लीट का 60% के करीब ये लोग अपना ओन करते हैं। हिंदुस्तान की मर्चेंट फ्लीट दुनिया में 18वें स्थान पर आती है, और इस वक्त 1,491 जहाज हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड है। तो जब इतने कम जहाज हिंदुस्तान के पास हैं तो फिर भी खतरा क्यों बना हुआ है? अब देखते हैं कि हिंदुस्तान और दुनिया में कितने सीफारर्स यानी कि मर्चेंट नेवी के लोग हैं। एक कार्गो शिप पर रफली 22, 23 या 25 लोग एम्प्लॉय होते हैं। तो हिंदुस्तान की फ्लीट पर टोटल जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो करीब 37,000 लोग ही एम्प्लॉयड हैं। ये इंडियन सीफारर्स का डिटेल्ड डेटा है जो कि मैंने डीजी शिपिंग की साइट से लिया है। 2016 में टोटल मर्चेंट नेवी स्टाफ 1,43,940 था। ये धीरे धीरे बढ़ता गया। 2017 में एक भारत सरकार ने एक पॉलिसी चेंज लाया था जिसकी वजह से एक सडन जंप हुआ था। 2,08,799 मर्चेंट नेवी स्टाफ हो गया था 2018 में। उसके बाद भी यहाँ पर ये बढ़ता गया, लेकिन पिछले 2 सालों में इसमें कमी आई है, और केवल कोविड ही इसका रीज़न नहीं है। ग्लोबल बेसिस पर 2016 में टोटल 16,47,000 के ऊपर सीफारर्स थे, जिसमें से 9% हिंदुस्तानी थे। 2021 में ये बढ़कर 18,92,720 हो गया, जिसमें भारत का कंट्रीब्यूशन रहा है करीब 2 लाख के ऊपर, जो कि 11% था। इसमें 10% अफसर हैं और 11% अन्य सेलर्स हैं। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो हिंदुस्तान से लोग जाते हैं वो केवल इंडियन शिप्स पर ही नहीं जाते हैं, वो दुनिया के हर देश के शिप पर नौकरियां कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा सीफारर्स इस वक्त फिलीपीन से आते हैं, उसके बाद रशियन फेडरेशन, फिर इंडोनेशिया, चाइना और 5वें स्थान पर हिंदुस्तान है। अब पर्शियन गल्फ एरिया में 2 बहुत इम्पॉर्टेंट घटनाएं पिछले कुछ सालों में घटी हैं।
2016 में यूनाइटेड नेशंस ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए थे उनकी क्लैंडस्टाइन न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। 2018 में अमेरिका ने इन सैंक्शंस का स्कोप बढ़ा दिया। हिंदुस्तान पर भी ये प्रेशर डाला गया कि आप वहां से तेल नहीं खरीदें, और भारत ने भी वहां से तेल खरीदना बंद कर दिया। तो ईरान पर फाइनेंशियल संकट बढ़ने लगा। उधर यमन में भी 2014 में सिविल वॉर छिड़ चुकी थी, और इसकी वजह से भी जो मेन शिपिंग लेन थी उस पर एक बुरा इफेक्ट पड़ा। यमन की सिविल वॉर सऊदी बैक मिलिट्री और एक टेररिस्ट ग्रुप, जिसको मैं तो टेररिस्ट ग्रुप ही कहूँगा, हाउतीज, उनके बीच में हो रही है। अब धीरे धीरे हाउतीज ने नॉर्थ यमन पर कब्जा कर लिया है। हाउतीज जो हैं वो अमेरिका के बिल्कुल खिलाफ है। उनका जो स्लोगन भी है, गॉड इज द ग्रेटेस्ट, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, कर्स्ड बी द ज्यूज, विक्ट्री टू इस्लाम। अब क्योंकि ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए थे और वो अपना तेल भी नहीं बेच पा रहे थे, उनके लिए हाउतीज एक इजी टेररिस्ट फोर्स बन गया, और ऐसा माना जाता है कि हाउतीज की बैकिंग ईरान ने शुरू कर दी है। हालांकि ईरान ने इस बात को ऑफिशियली नहीं माना है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जो शिप हाईजैकिंग हुई है उसमें ये एविडेंस साफ नज़र आती है कि हाउतीज उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। और प्रोग्राम के अंत में मैं आपको 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे बताऊंगा जो पर्शियन गल्फ में हुए हैं और जो कि भारत के लिए एक खतरे की घंटी बने हुए हैं। 2019 के शुरू में ब्रिटेन फोर्स नेवी ने एक ईरानियन टैंकर पकड़ा था कोस्ट ऑफ जिब्राल्टर के आसपास, इस सस्पिशियस पर कि वो सीरिया को ऑयल लेके जा रहा था। ब्रिटेन के इस एक्शन के रिटेलिएशन में ईरान ने ब्रिटेन का एक जहाज स्टेना इम्पेरो, उसको जुलाई 2019 में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पकड़ लिया था, ये कहकर कि इस जहाज ने एक ईरानियन फिशिंग बोट को टक्कर मारी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने सारी क्रू को पकड़ के और वो बंदर अब्बास में जाके वो शिप पार्क कर दिया था। इसकी क्रू ज़्यादातर हिंदुस्तानी थी, 13-14 लोग हिंदुस्तानी थे। वो 2 महीने तक बंदी बना के रखे और फिर इस शिप को रिलीज किया। ये नहीं मालूम कि कितना इसमें रैंसम दिया गया था। ईरान के खिलाफ सैंक्शंस में साउथ कोरिया भी शामिल था। उसी साल ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक साउथ कोरियन शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पकड़ लिया था, और उसके बाद साउथ कोरियन से नेगोशिएशन किया था कि जो ईरान के एसेट साउथ कोरियन बैंक्स में हैं वो रिलीज किए जाएं। इसमें माना जाता है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्सचेंज किए गए थे। एक और सिमिलर किस्सा है 2020 में। जुलाई 2020 में एक ऑयल टैंकर गल्फ स्काई नाम का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गायब हो गया था। कुछ दिन बाद ये टैंकर ईरान के एक बंदरगाह में देखा गया था। इस टैंकर की भी क्रू ज़्यादातर हिंदुस्तानी थी। उसके कैप्टन जोगिंदर सिंह थे। कई महीनों तक क्रू को बंदी बना के रखा और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। बाद में कैप्टन जोगिंदर सिंह ने कहा कि पहले उनको लगा कि ये पायरेट्स चढ़े हैं शिप पर, लेकिन थोड़े देर में पता चल गया कि ये एक प्रोफेशनल आर्मी के लोग हैं। उस शिप का नाम अब मिटा दिया गया है। वो बगैर नाम के गल्फ में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ईरान के ढोता कभी कभी नज़र आता है। और अंतिम घटना जिसका मैं जिक्र यहाँ करूँगा वो है जनवरी 2022 की, और इस घटना में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ईरान बैक हाउती मिलिशिया का। जनवरी 2022 में एक शिप हाईजैक कर लिया गया जो यूएई का था, जिसका नाम था रावी। उसमें क्रू में 7 हिंदुस्तानी थे, एक इथोपियन, एक इंडोनेशियन, एक फिलिपिनो और एक आदमी म्यांमार से। इस क्रू को 25 अप्रैल 2022 को 4 महीने के बाद रिलीज किया गया है, और जहाज अभी भी ईरानियनों के कब्जे में है। तो हिंदुस्तान को हमेशा एक खतरा बना रहता है कि उसके पेट्रोलियम इंपोर्ट्स डिसरप्ट हो जाएंगे।
इसमें जान माल का नुकसान भी हो सकता है। जैसा आपने देखा कि हिंदुस्तानी केवल इंडियन शिप्स पर ही काम नहीं कर रहे हैं, वो दुनिया की हर शिप पर काम करते हैं और ज़्यादातर उनका डिप्लॉयमेंट गल्फ के एरिया में किया जाता है, क्योंकि वो यहाँ से इस एरिया से फेमिलियर हैं और वो भी एक तरह से घर के पास ही बने रहते हैं। लेकिन पायरेसी अब चेंज हो चुकी है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में, क्योंकि ईरान प्रेशर में है, वो तरह तरह के टैक्टिक्स अपना रहा है और यही एक वजह है कि अब हिंदुस्तान से लोग कम अप्लाई कर रहे हैं मर्चेंट नेवी में जाने के लिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।